डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं BSCB क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए MCQs का। सो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही फाइन एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और चूँकि एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल्ड होगा इसलिए इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो बेयर विथ मी। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ टोटल चार्जेज ऑन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो देखो एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो ओवरऑल अगर काउंट करोगे तो जीरो हो जाता है ये, सो जीरो। दूसरा क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो एक प्लस चार्ज रहता है एक दूसरा माइनस, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम देखते हैं ऐसे, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये प्लस से और ये माइनस से, दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायपोल के बीच का ये 2L और ये रहता है R। तो ये डिस्टेंस जो रहता है ना, ये दोनों डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाता है, एक प्लस और एक माइनस, और जब हम ऐड करते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। सो द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ ज़ीरो। हिंदी वाला आप पढ़ा करेंगे जो हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखेंगे उसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 दे आर आस्किंग, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता है। इफ द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन इट इज चार्ज टू 100 वोल्ट इज़ 1 जूल देन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज। तो आपको एक सिंपल फार्मूला बेस्ड है, ये फार्मूला याद रखना है। एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV²। सो एनर्जी दिया है 1 और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, C जैसा है वैसा रहेगा, और वोल्टेज दिया 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 4 वोल्ट। 10 का पावर 4 इस साइड शिफ्ट होगा, सो 2/10 का पावर 4 इज इक्वल टू C, और ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -4। सो C इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -4 फैराड। सो दिस इज द ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। The next question is 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 2 point charges 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर kept mutually at a distance of 40 सेंटीमीटर in air. What will be the electrostatic potential energy of the system? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालो या पोटेंशियल निकालो, विथ साइन लिया जाता है चार्ज को। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस को विथ साइन लिया जाता है, तो U इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो चेंज करोगे ना तो 10 का पावर -6 होता है, तो 10 इंटू 10 का पावर -6, तो ये बचा 10 का पावर -5। दूसरा चार्ज भी सेम है लेकिन माइनस में है, तो -10 का पावर -5, ये हो गया दोनों चार्ज। और बटे में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 से भाग दे दो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल करेगा, ये एक जीरो और इसको खा जाएगा तो -1 बचेगा यहाँ पे। तो U इक्वल टू 9/4 यहाँ से आ रहा है, और 10 का पावर गिन लेते हैं। नीचे से 1 है तो ये जाएगा -1 नीचे से ऊपर, तो प्लस हो जाएगा, और 9 ऊपर प्लस है, तो 9 और 1 10 प्लस में, ये 9 और ये 1 ऊपर जाएगा प्लस होगा, ये 10 प्लस में, और ये -5 माइनस में, तो 10 ख़त्म हो गया, बचा है सिर्फ 9/4, और ये माइनस साइन पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -2.25, ठीक है, -2.25 जूल। सो द ऑप्शन इज़, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं, -2.25 जूल। अच्छा से आप फॉर्मूले बिठा के आराम से करेंगे। मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, सो आई एम नॉट एबल टू राइट इट करेक्टली, तो जैसे भी हो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिख के बनाने की कोशिश करेंगे। -2.25 जूल इसका आंसर आ रहा है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट वन। this one. Now
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर ही जाएगा चार्ज कंडक्टर के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सेलरेटिंग इट टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो देखो अभी मैंने बताया जो आपको फार्मूला U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ये देखो ये के Q1 अपॉन R को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं भी, तो U इक्वल टू Q इंटू V भी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। और यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वोल्ट दिया है 1 वोल्ट, तो ये हो गया 1 वोल्ट। सो U इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। सो एक और फार्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी का याद रखेंगे, U इक्वल टू Q भी होता है, और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का हो तो U इक्वल टू E भी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इफ एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, देन कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, ठीक है। और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए बीच में तो ये K टाइम्स बढ़ जाता है, ऊपर में K आ जाता है, ठीक है। ऊपर में K आ जाता है। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू K, या K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाता है, ठीक है। सो K गुना बढ़ जाता है, इंक्रीजेज बाई K टाइम्स, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है माइनस dV अपॉन dr, बड़ा फेमस फार्मूला है। सो यहाँ से dV वोल्ट है तो वोल्ट, वोल्टेज है ना तो वोल्ट, और बटे में dr डिस्टेंस है तो मीटर, माइनस तो एक साइन है तो वोल्ट पर मीटर इसका आ गया। वोल्ट पर मीटर किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दे हैव रिपीटेड द सेम मिस्टेक वंस अगेन। 2024 के एग्ज़ाम में यही मिस्टेक किया गया था और फिर से वही मिस्टेक रिपीट करके दिया गया है इस सेंटअप एग्ज़ाम में। पूछा जा रहा है रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज़ 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। आप रेसिस्टेंस से कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, रेसिस्टेंस से आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाला जाता है। सो क्वेश्चन में गलती है, एक्चुअली में उनको पूछना चाहिए इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी, रेसिस्टेंस से कंडक्टेंस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। एनीवे हम लोग इसको चेक करते हैं। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस, सो 1 बाई 500 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ये 0.00 ओम इनवर्स, ओम नीचे ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। सो कंडक्टेंस का आ जाएगा इसका कंडक्टेंस 0.002 ओम, 1/500 करेंगे आप तो आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि क्वेश्चन गलत है। तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। व्हेन अ वायर ऑफ कॉपर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस विल बी। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज निकालने का, n² - 1 × 100%, ये शॉर्टकट बताया था। तो n क्या होता है? जितने फैक्टर से बढ़ाया गया हो, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, और कितना परसेंट बढ़ा है? 1%। तो 1% का मतलब क्या होता है? 1% का 1/100 करके देख लीजिए, तो 1/100 कीजिएगा तो 0.1, सो 1.01 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मान लो 50% बढ़ाया गया, तो 50% का मतलब क्या होता है? 50/100, इसका मतलब 0.5, तो 1.5 यहाँ पे लिखा जाता है। n के जगह पे लिखा जाता है 1.5 और उसका स्क्वायर किया जाता है। यहाँ पे 1% है तो 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 × 100, आप सॉल्व करेंगे 2% आएगा। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 2%, राइट।
सो 2%, 2.01% आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड है, मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, सो ट्राई टू होम। 2.01% आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2%, राइट। आगे बढ़ेंगे। ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन दे दिया, एकदम आसान सा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर याद है आपको तो हो जाएगा, ठीक है। सो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जूल में, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे दिया है क्वेश्चन। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन इज, सेम डायरेक्शन में जो हैं तो इनका क्या होता है फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला होता है μ0 2I1 I2 अपॉन 4πr, ठीक है। सो μ0 अपॉन 4π को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 और क्या बचा 2I1 I2 अपॉन r। सो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी गलत है क्वेश्चन। रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिसिटी में होता है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में रिलेटिव परमिएबिलिटी कहा जाता है और एप्सिलॉन आर नहीं बल्कि म्यू आर बोला जाता है, ठीक है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ भी गलती है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी पे आएंगे आप। यहाँ पे भी क्वेश्चन अपेक्षित चुंबकशीलता हिंदी में सही लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है ना एप्सिलॉन आर, वो एप्सिलॉन आर नहीं बल्कि म्यू आर है, ठीक है। और इंग्लिश में भी गलत लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है, परमिएबिलिटी लिखना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, राइट। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज, तो मैग्नेटिक पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0, याद रखिएगा। मैग्नेटिक पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0, सो इट्स 90 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक पोल पर 90 और इक्वेटर पे 0, और 90 से कम होते होते इक्वेटर पे आते 0 हो जाता है, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते फिर पोल पे जाता है तो 90। आगे बढ़ते हैं। डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? दिस इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन ये आपके बाहर की बात है, कहाँ मार दिया मैं, ठीक है, ये आपके रेंज के बाहर की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आर कॉल्ड, आइसोगोनल लाइंस कहते हैं। तो इसमें आइसोगोनल नहीं दिया है, आइसोगोनिक, तो ये भी आपके रेंज के बाहर की बात है, आपके सिलेबस के बाहर की बात है। ये दोनों क्वेश्चन एब्सर्ड है, इट वॉज नॉट सपोज टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन एब्सर्ड हैं, फिर भी अगर आप एक बार थ्रोली देख लें, आप आइसोगोनल लाइंस कहते हैं, तो आइसोगोनिक लिखा है चलेगा, आइसोगोनल लाइंस होते हैं, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल, देखो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√I/mb। सो यहाँ पे देखो T ऊपर है और B नीचे है, मतलब T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है। अब अगर B को घटाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। सो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, B को घटाने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, सो इंक्रीजेस, ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखो तो सीधा सीधा दे दिया ये, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ LM इज। तो ये आपको बताया गया है 84% या 5/6 LG, पहला वाला ऑप्शन। 5 में 6 से भाग दोगे तो 84% आ जाएगा, या 5/6 LG इज द राइट ऑप्शन। LM = 5/6 LG, 84% याद रखोगे तो भी हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। सो मैग्नेटिज्म में शुरू में ही बताया जाता है, द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होता है। तो देखो आपको साइक्लोट्रॉन में भी पढ़ाया गया है R = mv/qb, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, mv के, और mv को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। सो
किसके समानुपाती है? मोमेंटम के। सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज और इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, राइट। सो ऑप्शन नंबर देख लो बी, मोमेंटम, राइट। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आपको पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। सो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। द रे ऑफ लाइट बेंड्स इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए मुड़ जाती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इससे ऑडियो या वीडियो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ऑडियो या वीडियो ये ट्रांसमिशन के लिए काम किया जाता है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए ट्रांसमिशन लाइन। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बहुत बड़े रेंज पे भेजा, इसका 100 गीगाहर्ट्ज के करीब का रेंज होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। 23 में पूछ रहा है, यदि समान फोकस दूरी f के दो कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी। तो देखो इधर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ऐसे दो रखा हुआ है, इसका भी स्मॉल f, इसका भी स्मॉल f, और बड़े वाले का मैं कैपिटल F मान ले रहा हूँ। तो 1/F इक्वल टू 1/F प्लस 1/F। सो ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 2/F, एलसीएम करेंगे तो, और पलट देंगे तो कैपिटल F इक्वल टू F/2, ठीक है। संपर्क में रखने पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, F/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी बड़ा आसान सा दे दिया है। बोल रहा है सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। ये लास्ट मंथ में एग्जाम में भी दिया था आपके। तो FO प्लस FE सबको याद ही होगा, FO प्लस FE, ठीक है। प्रकाश के रंग का कारण है, द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ मारेंगे। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के लिए तो देखिए डेल का फॉर्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए, वेयर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, म्यू -1 इंटू ए। आगे बढ़ेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² इज एप्लीकेबल फॉर। जिस लड़के का है उसने सही मारा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है, ठीक है। और पावर रहने देता हूँ मैं, एरिया अगर मान लो पॉइंट सोर्स है तो इसके चारों तरफ लाइट की इंटेंसिटी जाएगी। स्फेरिकल सिमेट्री से एरिया हो जाएगा 4πr², ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाता है। सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर पॉइंट सोर्स, ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसको देखोगे आप तो P/4πr² है, तो उसमें देखोगे तो पॉइंट सोर्स आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज मिनिमम। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। तो देखो न्यूनतम होता है तो सीजियम का, लेकिन सीजियम इसमें ऑप्शन नहीं है, और मैक्सिमम होता है प्लेटिनम का, लेकिन इसमें बेरियम दिया है। बेरियम का बड़ा कम होता है, बेरियम का होता है मेरे ख्याल से 2.4 के आसपास, ठीक है। सो बेरियम का होता है 2.4, सोडियम का लगभग 2.75, और आयरन कॉपर का होता है लगभग 4.65। कॉपर का होता है 4.65 और आयरन का लगभग 4.7, इसी के आसपास। तो इनमें सबसे कम किसका? बेरियम का ही हो रहा है ना। सो बेरियम हैज़ 2.4, ठीक है। तो बेरियम का सबसे कम होता है, सो बेरियम, ठीक है। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस विल गो विथ बेरियम, 2.48 होता है, ठीक है। 2.4 मान के चलिए, लेकिन सीजियम रहता है तो सीजियम का 2.14 होता है, सीजियम का सबसे कम उसी का होता है। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से बेरियम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। तो देखो अभी मैंने बोला पोल पर 90, इक्वेटर पे 0, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो कम होते होते 0 होता है, तो डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ऊपर बताया था। सो
यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण है, द मेन रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज रहेगा, वही ऑप्शन मारेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, राइट। आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे बी अपॉन ई का मात्रक। तो देखो बी है मैग्नेटिक फील्ड, यूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, लेकिन टेस्ला को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। बटे में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम। पलट जाएगा तो कूलम ऊपर जाएगा और न्यूटन नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे बटे में न्यूटन पर कूलम, लेकिन पलट जाएगा तो ऐसा होगा। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, और यहाँ पे कूलम पर एम्पियर को हम कहते हैं सेकंड, और बटे में आ गया मीटर, तो ये हो जाएगा सेकंड पर मीटर, ठीक है। कूलम पर एम्पियर कैसे सेकंड होता है देख लो। एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकंड के बराबर। सेकंड इधर भेजो तो कूलम पर एम्पियर सेकंड। सो सेकंड, ये जिस लड़के का है एकदम सही मारा है, सेकंड पर मीटर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन एनी मटेरियल मीडियम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सी का फॉर्मूला होता कितना है। तो सबसे पहले सी का फॉर्मूला ई नॉट बाई बी नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो देखो मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, परमियाबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही मारा है जिस लड़के का है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। सो मोर देन क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, या आई सी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, the radii of curvature of two surfaces of lens are equal and refractive index of the medium of lens is 1.5. the focal length of this lens will be। तो देखो इधर ही बना देता हूँ मैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 भी r है और माइनस 1/r, तो दूसरे तरफ का जो r होता है ना वो माइनस r होता है, ठीक है। सो 1/f इक्वल टू ये 0.5 और ये हो जाएगा 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r, और एलसीएम निकालोगे तो 2/r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/r और पलट जाएगा तो f इज इक्वल टू r। तो ये वाला ऑप्शन सही है, प्लस माइनस r, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा ऐसे सॉल्यूशन होगा, आराम से बनाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता होगी। टू lenses of power, 2 diopter and -3.5 diopter are kept in contact, the power of the combination will be। तो देखो पावर का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में P = P1 + P2, अगर कॉन्टैक्ट में रखे गए हों, D डिस्टेंस पर रखे गए हों तो P1 + P2 माइनस D × P1 × P2, ठीक है। तो यहाँ पे P1 + P2 लगाएंगे तो 2 - 3.5 करो, -1.5 आ जाएगा, सही है। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शुड बी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, ऑफ हाई फोकल लेंथ, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शक में ऑब्जेक्टिव बढ़ा लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को कलेक्ट किया जा सके, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य संयोजन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। इसमें चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना बी, ये ऑप्शन है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का ऑप्शन है ये, ठीक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला होता है -VO/UO × D/FE, ये होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये दिया है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला अगर आप चाहें तो इसको और एल के टर्म में लिखेंगे तो यही फार्मूला हो जाता है माइनस एल बाई एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। यहीं पे 1 प्लस लगा देंगे, जिसमें आप 1 प्लस लगा देंगे वो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, आप देख लेंगे, ये सही है और ये सही है, ठीक है। सो ऑल दिस 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, व्हेन लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज देन मैग्नीफाइंग पावर। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने कि L अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। तो देखो तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L से, तो L बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा ना, सो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस, ठीक है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है L से, डन। सो पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। इन रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर 4 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ 1 बाई लेमडा का पावर 4, ठीक है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ाया गया था, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा, इसलिए ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, रेड कलर कम, तो रेड कम स्कैटर होता है इसलिए डेंजर का निशान रखते हैं। ब्लू ज़्यादा स्कैटर होता है इसलिए आसमान हमको ब्लू दिखता है। तो ये स्कैटरिंग के इफेक्ट भी आपको पढ़ाए गए थे। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू, 2 फार्मूले हैं, 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2 या 2n - 1 लेमडा बाई 2, ठीक है। और ये पिछले जो मंथली एग्ज़ाम हुआ था ना पिछला, उसमें भी पूछा गया था, और 41 भी पूछा गया था पीछे में, 42 भी पूछा गया था, 43 भी पूछा गया था। तो उसी में से कई क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो देखिए, व्यक्तिकरण करते 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। ये पिछली बार भी बनाया था मैं, तो देखो I max बाई I minimum। फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2, तो I1 है 9, I2 है 4, प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2, तो 9 इंटू 4, ठीक है। बटे में सब कुछ सेम रहता है, बीच में खाली यहाँ माइनस रहता है। तो ये कितना आ रहा है, 9 इंटू 4 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, 6 इंटू 2 12, और इधर से है 13, तो 12 और 13 25, और बटे में 13 में से 12 घटाओगे तो 1, तो 25:1। यही फार्मूला होता है, सेम फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आप बड़े आराम से घर पे बनाइएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, I max का फार्मूला I1 + I2 + 2 √ I1 इंटू I2, और I मिनिमम का फार्मूला में ये जो प्लस है ना 2 के पास, ये माइनस हो जाता है बस, ठीक है। तो आप घर पे आराम से बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। पिछले ये मैं बताया था, लेज़र मोनोक्रोमेटिक लाइट का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प एज इज कॉल्ड। तो तीक्ष्ण कोण से या तीखे कोण से मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। सेम मीडियम में मुड़ता है तो डिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरे मीडियम में जाते हुए मुड़ता है तो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ये पिछले ये में भी था, पिछले मंथ के एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन। कैथोड किरणें समूह हैं, कैथोड रेज आर द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, थॉमसन मॉडल वी डिटरमिन E/m रेशियो। देखो E/m रेशियो होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। ये निकाला था उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो, जिसको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और एग्ज़ाम में जब ये पूछा जाता है ना, तो लगभग इसको लिखा जाता है 1.8 इंटू 10⁻11, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो ये निकाला था उन्होंने, तो रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में। 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, एक्चुअली होता है 1.76, राउंड फिगर करने पे 1.8, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, तो देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, देखो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में नहीं है।
ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच नू नॉट। तो ये देखो वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे जाएंगे। सो द ऑप्शन इज़ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, राइट। वर्क फंक्शन धातु के कार्यफलन पे। प्लैंक कांस्टेंट का बीमा पूछा जा रहा है, तो E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। सो H इक्वल टू ई अपॉन नू। सो E का होता है ml2 T का पावर -2 और बटे में T का पावर -1 फ्रीक्वेंसी का, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो ml2T -1, ml2T -1 इज द राइट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? तो फोटोन पे चार्ज, प्रोटोन पे चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, बीटा पे चार्ज होता है, फोटोन पे नहीं होता, ठीक है। सो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है और फोटोन पे कोई चार्ज भी नहीं होता। सो फोटोन डज नॉट हैव चार्ज एंड रेस्ट मास इज ऑल्सो 0। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड होता है v/c पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड 2.189 इंटू 10 का पावर 6 होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब बटे में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/137, ठीक है, 1/137। आप आराम से घर पे कर लेंगे। 1/137 इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ये भी देखा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट को पहले रखा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के स्पीड को पहले रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉन के स्पीड को पहले रखा है, इसलिए मैंने v को ऊपर रखा और c को नीचे रखा, ठीक है। तो ये बात भी आप गौर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी गिवन ऑर्बिट ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो जब आप एटम्स पढ़ोगे तो एटम में आप जब एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आता है E इक्वल टू -13.6 Z²/n², और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसी को आप जूल में निकालते हो तो यही फॉर्मूला आता है -2.18 इंटू 10 का पावर -18, ऐसा कुछ आता है, तो वो जूल में, लेकिन ये वही रहता है, Z²/n² सेम रहता है। सो यहाँ पे देखो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² है ना। सो यहाँ पे बोला जा रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू Z², तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी वाला आप पढ़ते जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट, Z²। निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर? तो गामा रेज की पेनेट्रेटिंग पावर इतनी है कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हुए निकल जाती हैं, पंक्चर करती हुई निकल जाती हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो इसका फ्रीक्वेंसी और पेनेट्रेटिंग पावर सबसे हाई होता है गामा रेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल? ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद जब ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे स्टेबल एलिमेंट होता है आयरन, Fe2656, ठीक है। सो निम्नलिखित में सबसे स्थायी कौन है, सबसे स्टेबल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल? तो अभी हम लोग एटम अभी नहीं पढ़े हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आयरन जो होता है Fe वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। एक पीएन जंक्शन में होते हैं, एक पी और एक दो, 2 सेमीकंडक्टर जंक्शंस, ठीक है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? देखो हाफ वेव रेक्टिफायर डबल नहीं करता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर डबल कर देता है। तो ये 50 है तो हाफ वेव पे 50 ही रह जाएगा, लेकिन अगर फुल रहता तो 100 हो जाता, ठीक है। और गेट जोड़ता है A+B और नॉट है, मतलब साथ में नॉट लगा हुआ है, नॉर है, तो उस पर बार लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, A+B बार इक्वल टू Y, बुलियन एक्सप्रेशन है नॉर गेट का, ठीक है। 15 का द्विआधारी, तो देखो इसमें यहाँ से 1 2 4 8, अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप ये काउंट करना है, 1 2 डबल करते जाना है, 4 8, अब आएगा तो 16 जो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इनको जोड़ के 15 लाना है, ठीक है। और जो नहीं आएगा उसमें 0 लिख देंगे, और जो जोड़ना है उसके नीचे 1, तो 8 जोड़ना है, 4
12 जोड़ना है, 2 को भी जोड़ना है तो 1, और 1 को भी जोड़ना है तो 1, ठीक है। 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है। तो 1 1 1 1 का 2, ठीक है। ये बहुत आसान ट्रिक है, मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा, तो अभी तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। टीवी प्रसारण के लिए याद रखिएगा मेगाहर्ट्ज में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो, इसमें फोकल लेंथ के टर्म में पूछा है तो डी वाला ऑप्शन होगा, फोकल लेंथ के टर्म में। अगर पावर के टर्म में पूछा होता तो आप क्या करते, पावर के टर्म में यही फॉर्मूला कई बार ऐसे लिखा जाता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, d f1 इंटू f2, ठीक है। इसको पलट दोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी वाला। और पावर के टर्म में पूछता तो P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। पूरा NCERT खोज दोगे ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जा रहा है, तो एक बार इसके डेरिवेशन को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है, जो बाद में पढ़ाया गया था। तो P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2, एक बार डेरिवेशन सिर्फ थ्रोली देख लेंगे, क्या भरोसा बिहार बोर्ड का, पूछ भी दे रहा है कभी कभी। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज देन इट्स सेंसिटिविटी। तो देखो आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, जब आप फॉर्मूला देखोगे तो एन ऊपर ही होगा, एन ए बी ऊपर रहता है, तो एन बढ़ाओगे तो आई बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, राइट। आगे बढ़ेंगे। परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। In atom, electrons revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h/2 ये असल में फॉर्मूला होता है L इक्वल टू NH/2 ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे n नहीं दिया, h/2, सो h/2, राइट। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश एक स्पेक्ट्रम होता है, तो 99% लोग इसको सीधा सीधा कंटिन्यूस मार देते हैं, बट नो, इट्स नॉट ए कंटिन्यूसन, इट्स लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बीच बीच में एक ब्लैक लाइन से घिरी होती हैं, तो इसको हम लोग फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। बहुत डिटेल स्टोरी है ये, तो आप इतना याद रखेंगे, सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और बीच बीच में फ्रॉनहोफर लाइंस होती हैं, तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो 99% फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग कंटिन्यूस मार के निकलेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूस इज नॉट द राइट ऑप्शन, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर है। और वाटलेस करंट तो I sin phi होता है, तो I sin phi इसका ये ऑल्टरनेटिंग करंट NAC का है। सो वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में, सो I sin phi। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, आदर्श वोल्ट मीटर रहता तो इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो देखो ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स जो साई होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना वो 0 दिया है, सही सूटेबल ऑप्शन यहाँ भी नहीं दिया है, तो ये एक्चुअली में होता है 0.012 to 0.1 इतना होता है, तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो ससेप्टिबिलिटी होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो ये कितनी बार बनाया गया है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो तार में गुजर रहा है ये। तो I का फॉर्मूला होता है Q/T और Q का फॉर्मूला होता है NE, तो ये हो जाएगा NE/T, ठीक है। I है 1 एम्पियर, T है 1 सेकेंड, इसमें मल्टीप्लाई कर दो उल्टा, ये ऐसे, ठीक है, इक्वल टू N वैसे ही रहने दो और E को नीचे उतार दो, तो N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा N इक्वल टू 10 का पावर +19, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 का पावर 18 और बटे में 1.6। अब भाग दूंगा तो आ जाएगा मेरा 6.25 इंटू 10 का पावर 18, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो एकदम सीधा सीधा दे दिया आपको, फुल टॉस, टॉ इक्वल टू m क्रॉस b, m b साइन थीटा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी मध्य आयु होगी। तो देखो जो टी हाफ होता है ना, टी हाफ बाई टॉ होता है 0.693 या log 2 के बराबर। इन दोनों का रिलेशन यानी हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ या मीन लाइफ के बीच का रिलेशन है ये। टॉ को शिफ्ट कर दो उधर, और हाफ लाइफ दिया है 1600, बटे में आ जाएगा ये 0.693 इज इक्वल टू हो जाएगा मीन लाइफ, और भाग दे दोगे तो लगभग आ रहा है 2308 पॉइंट समथिंग, तो लगभग 2309, राउंड फिगर करने पे 2309 ईयर्स। ठीक है, और ऊपर ही मैंने बताया था बैंड विड्थ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर गीगाहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। So this is how we have solved all the objective questions with full detail analysis. If you have any doubt, feel free to ask me. So आज के वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much. See you again with the next video lecture.